हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी, पीवाईक्यूएस के, जीके, जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट, प्रैक्टिस सेट 26 हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता की? तो कृषि जो था, एग्रीकल्चर है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे मुख्य मेन व्यापार था, बिजनेस था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो नेक्स्ट व्यापार था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन हिंदू विधि है, उसके लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु जो है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कहे जाते हैं, मनु जी को। जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है, मतलब सबसे प्राचीन जो स्रोत है किसकी? मनु की। तो क्या है? मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म मीन्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है यूएनडीपी का पूर्ण रूप। किसका? यूएनडीपी का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है कौन से? रणजी क्रिकेट से। क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट होता है हमारे भारत में, उसी से रिलेटेड है कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी। ये रिलेटेड है क्रिकेट से। ठीक है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1934 को हुई थी। कब से? और ट्रॉफी का जो पहला मैच है 4 नवंबर 1934 को चेपक मैदान पर मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। इस ट्रॉफी के लिए पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने दान में ट्रॉफी दी थी। रणजी ट्रॉफी में क्या होता है? राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें भाग लेती हैं। मुंबई की टीम अब तक इस घरेलू टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विजेता बनी है। किसमें? रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। ये हमारा घरेलू टूर्नामेंट है, ये बाहर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होता है रणजी ट्रॉफी, ये सिर्फ भारत के अंदर होता है। मुंबई ने कुल 41 रणजी ट्रॉफी जीती हैं अभी तक की। जैसा कि स्थापना कब हुई थी? 1934 में। 1934 में स्थापना हुई, तो उस हिसाब से अभी लगभग कितने साल हो चुके हैं इसके हमारे भारत देश के? जैसा कि हमारा 2025 चल रहा है, तो 100 साल 1934 में, जैसे कि 2034 में टोटल 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक कितनी? 41 ट्रॉफी जो है हमारे मुंबई ने जीत ली है। इस टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम कर्नाटक रही है, जिसने 8 बार यह खिताब अपने नाम किया है। किसने? रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसा कि प्रत्यक्ष कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर जो है वो जिस पर लगाया जाता है, जिस पर भी लगाया। प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर जो कि जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला किया जाता है, मतलब उसी से जो वसूली होती है उसी से लिया जाता है, इसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति या संगठन सीधे उस इकाई को देता है जिसने इसे लगाया है। उदाहरण की बात करें तो जैसे आयकर, इनकम टैक्स है, संपत्ति कर है, व्यक्तिगत संपत्ति कर है, और परिसंपत्तियों की बात करें, ये सब जो है हमारे प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। प्रत्यक्ष कर ये सब हैं। प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन भी करता है, प्रत्यक्ष की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी। ये 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया था इन्होंने। कब किया था? 20 जनवरी 2025 को पटना में। ओम बिरला भारत के राजस्थान के एक राजनीतिक और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वे कोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। 2008 में 13वीं राजस्थान विधानसभा हेतु कोटा दक्षिण में विधायक भी रह चुके हैं। कौन? ओम बिरला की बात हो रही है। पहले अगर इनके जो हमारे भारत में स्वतंत्र भारत के पहले अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो गणेश वासुदेवन है। कौन है? मावलंकर हैं। कौन? पहले भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे स्वतंत्र भारत के पहले जो
हमारे अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत जो होती है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? तो विद्युत प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर? चालक की प्रकृति पर विद्युत जो है प्रतिरोध अपनी निर्भर करती है। किसी चालक की लंबाई हो, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, तापमान और उसमें प्रयुक्त पदार्थ पर निर्भर करना है। किसकी बात हो रही है? चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। पता करो। इसे प्रतिरोधक की लंबाई L के समानुपाती होता है। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A की वृत्त को समानुपाती होता है। ये इंसुलेटर बिल्कुल भी हिलने की अनुमति नहीं देता है। कौन? प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, इसलिए प्रतिरोधकता अधिक होती है इसकी। किसकी? विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो SI मीन्स SI यूनिट जो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज जन। तो वॉट जो होती है वो शक्ति की मात्रक होती है, SI मात्रक होती है। शक्ति पावर मतलब इसकी SI मात्रक क्या है? वाट है, जिसे W से शो किया जाता है। शक्ति मापने की इकाई 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ये होता है 1 वाट बराबर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई को यूनिट कहते हैं। बिजली की इकाई बिजली के वास्तविक माप या किसी स्थान पर खपत की गई ऊर्जा को दर्शाती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। क्या है? ऊर्जा का SI मात्रक जो एनर्जी होती है उसका SI मात्रक जूल है, जिसे J से शो किया जाता है। ऊर्जा एक अदिश भौतिक राशि है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी राशि अदिश है या सदिश। तो ऊर्जा जो है वो अदिश भौतिक राशि है। इसे कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ऊर्जा का मात्रक MKS प्रणाली में भी जूल होता है और अंतर्राष्ट्रीय इकाई SI जूल में भी जूल होता है। ऊर्जा की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो किसका अर्थ जल होता है? तो जल जो है वो हाइड्रो को कहा जाता है। हाइड्रो जो होता है ये एक तरीके से केमिस्ट्री लेवल पर हाइड्रो कहा जाता है जल को। तो हाइड्रो का मतलब होता है जल। किसका? हाइड्रो। H2O इसका फॉर्मूला है। किसका? वाटर का फॉर्मूला है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। भारतीय संविधान कैसा है? हमारे भारत के अगर संविधान की बात की जाए तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला भी है। मतलब ये फ्लेक्सिबल भी है और रिगिड भी है। पार्टली मतलब दोनों तरफ से है कि भारतीय जो संविधान है वो एक तरफ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कठोर है, गलत है, या बहुत ज़्यादा बिल्कुल लूज है, किसी मतलब कोई लचीला है कि उसमें कुछ काम नहीं होता। ये दोनों ही है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं जब जैसा टाइम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 देश टोटल हैं। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला सबसे हालिया देश दक्षिण सूडान था। 2011 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। सूडान में ही ऑपरेशन कावेरी लगाया था भारत ने। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो ये गैर लाभकारी संगठन है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? UN की बात करें तो। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चार्टर सदस्य हैं इसके। महासचिव इसका नेतृत्व करते हैं एंड सभी सदस्य महासभा के प्रतिनिधित्व होते हैं। यह शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कौन? बाणभट्ट। किसके पुस्तक के लेखक हैं? कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट जी। इन्होंने इसकी पुस्तक लिखी थी। यह संस्कृत में लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास है। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था। यह नायक चंद्रपीड़ा और नायिका कादम्बरी के बीच एक प्रेम कहानी है। किसके? चंद्रपीड़ा और नायिका कादम्बरी के बीच की बात कहानी है ये।
कादम्बरी किसने और लिखी किसने है कादम्बरी पुस्तक? बाण भट्ट जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे जी ने की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी हमारे भारत के, जैसे कि इन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को किया क्या? चंपारण खेड़ा सत्याग्रह भी इन्होंने ही किए थे। और ये हे राम का नारा, भारत छोड़ो का आंदोलन, ये नारा किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे। करो या मरो का नारा भी गांधी जी ने दिया था। जैसे ये विनोबा भावे की बात करें, जो पवनार आश्रम की जो स्थापना है वो 1934 में की थी इन्होंने। कब की थी? 1934 में पवनार आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम धाम नदी किनारे बसा है। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होता है, जिसे के से डिनोसो की जाती है। या अगर तापमान की जो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो उसमें डिग्री सेल्सियस में होता है। डिग्री सेल्सियस में तापमान, केल्विन में व्यक्त तापमान में 273.15 घटाकर निकाला जाता है। केल्विन को बोल्ट्जमैन स्थिरांक के का निश्चित संख्यात्मक मान कहा जाता है। केल्विन एसआई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में तापमान की मूल इकाई है। केल्विन की बात करें, ये किसकी? टेम्परेचर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में जो डायोप्टर है वो लेंस की यूनिट है। किसकी? लेंस की यूनिट शक्ति की इकाई जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जो कि एसआई है, इसकी डायोप्टर है। क्या है? एक डायोप्टर की जो परिभाषा होती है वो लेंस जिसकी फोकल लंबाई 1 मीटर हो, ये एक डायोप्टर की बात होती है। यहाँ पर लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जहाँ f लेंस की फोकस दूरी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, जैसा कि जो हमारा वॉट है वो किसका? पावर का होता है, शक्ति का होता है। डायोप्टर जैसे हमारा लेंस का है। अब मीटर है जो कि हमारी लंबाई का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल t कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। कितना? 1 सेकेंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल t 2 पेंडुलम होता है। 2 सेकेंड का मतलब होता है, 1 सेकेंड की बात हो रही है, 1 सेकेंड पेंडुलम है, उसका अगर समय आवर्तकाल बताया जाए तो वो 2 सेकेंड होता है। इस सेकेंड लोलक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेकेंड लोलक भी कहा जाता है। आवर्ती हाफ हर्ट्ज होती है। किसकी? पेंडुलम की बताएं। पेंडुलम की लंबाई गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंडुलम की अवधि यानी टी जो है, पेंडुलम को एक पूर्ण आगे और पीछे झूलने में लगने वाला समय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पानी जो है पहाड़ों पर की अगर बात करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितने पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्रॉस कर जाए तभी पानी उबलता है पहाड़ों पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों का जो वायुमंडलीय दबाव है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इसलिए पानी का तापमान जो है वो कितने पर मिलता है? कम तापमान पर उबलता है। पानी का क्वथनांक वायुमंडलीय दबाव के आधार पर बदलता रहता है। अशुद्ध पानी शुद्ध पानी की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है। मतलब जो साफ पानी होगा वो, जो उसकी तुलना में जो गंदा पानी होगा वो ज़्यादा तापमान पर उबलता है। नमक और तेल की महत्वपूर्ण मात्रा मिलाने से क्वथनांक बढ़ सकता है। इसका पानी की बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे लंबवत नहीं होती हैं। क्या कहें? ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और ये लंबवत नहीं होती हैं। माध्यम में संपीड़न और विरलन से गुजरती हैं। ये वायु में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्योंकि जिस माध्यम से ध्वनि का जो संचरण होता है उसके कण ध्वनि तरंग के चलने की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि की तरंगे जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से
कौन सा प्रभावित होता है? तो रासायनिक जब अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। अभिक्रिया की दर, उत्पाद और अभिकारक की प्रकृति प्रभावित होती है। और अभिक्रिया की बात करें रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावित होते हैं। कौन होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं, किस तापमान पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो ऐसा कौन सा तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, जिस पर जब गैस होती है वो शून्य तापमान घेरती हैं? तो -270 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पर तापमान जो सभी गैसें होती हैं उनका आयतन जो होता है, वॉल्यूम होता है, वो शून्य, 0 हो जाता है। इस तापमान को परम शून्य कहते हैं। यह एक काल्पनिक तापमान है। क्या है? काल्पनिक तापमान है। चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग 273 जो माइनस का डिग्री सेल्सियस तापमान पर गैस का जो आयतन है वो शून्य हो जाता है। किसने कहा? चार्ल्स ने। परम शून्य तापमान पर गैसें अपने विशिष्ट गुण खो देती हैं। और परम शून्य तापमान की अगर बात करें तो इस्तेमाल की जाने वाली गैसें गैस की प्रकृति में स्वतंत्र हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में कौन भाग लेता है? तो नाइट्रोजन चक्र जो होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? NH3 और HNO3 दोनों ही भाग लेते हैं। किसमें? नाइट्रोजन चक्र में दोनों भाग लेते हैं। इसमें NH3 में अमोनिया जो कि नाइट्रेट, NO3, ये दोनों भाग लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र में ये बदलाव बैक्टीरिया, बिजली और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जरिए होते हैं। इसके लिए प्रक्रियाओं के जरिए होते हैं। नाइट्रोजन चक्र की बात हो रही है। नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया होता है, नाइट्रेट होता है। कौन होता है? नाइट्राइट होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो किसका नाम है? बेकिंग सोडा का नाम है। फॉर्मूले की बात करें तो NaHCO3 ये फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि विभिन्न व्यंजनों में इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो अणु सूत्र है वो NaHCO3 है। इसका IUPAC नाम की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसी को। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वात्या भट्टी जो होती है उसका जो यूज़ है वो किसके लिए होता है? वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी, मेटलर्जिकल फर्नेस है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करने, धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। वात्या भट्टी प्राप्त लोहा क्या कहलाता है? जो वात्या भट्टी होती है ना, उससे जो लोहा मिलता है हेमेटाइट का उपयोग कहा जाता है। वात्या भट्टी की बात कर रहे हैं तो वात्या भट्टी से द्वारा हेमेटाइट का उपयोग करके कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। वात्या भट्टी की यहाँ पर बात हो रही है। और वात्या भट्टी का जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक जो वस्तुएं होती उनको पिघलाने के लिए किया जाता है। ये है वात्या भट्टी। कच्चा लोहा जो है वो प्राप्त करने के लिए भट्टी का नाम क्या है? तो ये है वात्या भट्टी से कच्चा लोहा ही निकलता है। क्या निकलता है? वात्या भट्टी से कच्चा लोहा निकलता है। अगर धमन भट्टी क्या होती है? तो धमन भट्टी जो है लोहे और इस्पात उद्योग में इस्तेमाल होने वाली एक भट्टी है। इसमें लौह अयस्क, कोक और चूना पत्थर को पिघलाकर लोहा तैयार किया जाता है। धमन भट्टी में क्या होता है? लोहे और इस्पात उद्योग को मिलाकर इस्तेमाल करके वाली एक भट्टी है ये। और इसमें लौह जो होता है, लौह अयस्क है, कोक है, चूना और पत्थर को पिघला करके लोहा तैयार किया जाता है। धमन भट्टी को ब्लास्ट फर्नेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्ट फर्नेस भी कहा जाता है। अगर इसमें पूछा जाए सबसे अच्छा लोहा कौन सा है तो हेमेटाइट जो है वो सबसे अच्छा लोहा है। कौन सा लोहा है? हेमेटाइट सबसे अच्छा लोहा हेमेटाइट को कहा जाता है बात करें तो। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर तो आनुवांशिक परिवर्तन किसमें होता है? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन जो होता है वो DNA में होता है। किसमें? जो हमारी बॉडी में होता है DNA,
डीएनए रिपोर्ट निकाली जाती है वही। आनुवंशिक जो परिवर्तन होते हैं वो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में होता है। डीएनए में होने वाले बदलाव को आनुवंशिक उत्परिवर्तन कहते हैं। यह जीन के डीएनए अनुक्रम में स्थायी बदलाव होता है। डीएनए की प्रतिलिपि बनाते समय जो होता है गलतियां होना, जिसे परिवर्तन के जो कारण होते हैं, रासायनिक जोखिम होने, आहार होना, कुछ दवाएं होना, तंबाकू या शराब का सेवन करा। तो अगर बात करें आनुवंशिक उत्परिवर्तन के जो प्रकार हैं वो हैं पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसपोजेबल तत्व, न्यूक्लियोटाइड के सम्मिलन या विलोपन, गैर समानार्थी उत्परिवर्तन, समानार्थी परिवर्तन। ये सब आनुवंशिक विविधताएं मनुष्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। डीएनए की बात करें, और डीएनए क्या है? आनुवंशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं में का निर्माण करता है। कहाँ होता है अस्थि मज्जा? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। मानव शरीर की बात करें तो अगर हमारे जैसे कि हमारा जो बॉडी होती है, शरीर होता है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो वो लीवर होती है, यकृत। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की, लीवर है, यकृत है, ग्रंथि है। प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश जब संश्लेषण होता है तो उसमें हरे पौधे गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे गैस छोड़ते हैं, कौन सी? ऑक्सीजन। और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वातावरण शुद्ध होता है हमारा। ऑक्सीजन सभी जीवों को सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। दिन के समय पौधों द्वारा उत्पादित जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा होती है। श्वसन के दौरान पौधों की शर्करा से ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ते हैं। कब? श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ते हैं। रात के समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और केवल श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन? रात के समय की बात हो रही, पौधे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए गैस एनालाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका? गैस एनालाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वातावरण की बात करें तो नाइट्रोजन भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है वातावरण में। और जो कि पौधों की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि कान में होती है। कहाँ पर? कान के मध्य में होती है। यह घंटी के आकार की होती है और यह आमतौर पर 1 इंच का 10वां हिस्सा 3.5 मिलीलीटर लंबी होती है। स्टेपिज की बात करें तो ये कान के अंदर तो पाई ही जाती है। कान के अंदर मौजूद 3 छोटी हड्डियों में से एक है। तीनों हड्डियों की ओसिकल्स कहा जाता है। इन तीनों हड्डियों में से स्टेपिज सबसे छोटी होती है। अंडाकार गवाक्ष नामक एक पतली झिल्ली के जरिए आंतरिक कान से जुड़ी होती है। ध्वनि ऊर्जा को आंतरिक कान तक पहुंचाती है। बाह्य वायु से ध्वनि तरंगों का द्रव से भरे भूल भुलैया कर्णावर्त तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। कौन? ये स्टेपिज की बात हो रही। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। लंबी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। इसे जांघ की हड्डी के रूप में भी जाना जाता है। यह कूल्हे से नीचे घुटने के क्षेत्र तक फैला होता है। कहाँ तक? ये कूल्हे से नीचे घुटने के क्षेत्र तक फैला होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, फीमर मानव शरीर में उरोस्थि मतलब स्टिर्नम कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में जो उरोस्थि है वो छाती पर पाई जाती है। कहाँ पर? छाती के बीच में स्थित एक हड्डी है ये। कौन? उरोस्थि। उर्वशी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अप्सरा का नाम है उर्वशी, जो कि यहाँ पर उरोस्थि को स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। यह छाती के मध्य भाग में स्थित एक लंबी चपटी हड्डी है। उपास्थि के जरिए पसलियों से जुड़ती है।
हृदय, फेफड़ों और प्रमुख जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको चोट से बचाने में मदद करती है। ये छाती की, जैसा कि मानव शरीर की है, छाती है, ये हर तरह से मदद करती है कि इसमें हमारे शरीर में मतलब हेल्प करने, अच्छा करने के लिए। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, मतलब इसमें पता इसका नाम रखा ना उर्वशी थी। पसलियों को कॉन्स्टेबल कार्टिलेज से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? पसलियां जो होती हैं उनको कॉस्टल कार्टिलेज से जोड़ती है। यह छाती की दीवार के अग्रभाग को बीच में बनाती है। क्या बनाती है? बीच में। ये हमारा किसका आंसर है? उर्वशी कहाँ स्थित होता है? तो जो कि हमारे सीने के बीचों बीच में छाती के मध्य भाग में स्थित जो हड्डी है उसे कहा जाता है। ये लंबी और चपटी हड्डी होती है। अगर मानव शरीर की जल की मात्रा बताई जाए तो आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में पानी की जो मात्रा होती है वो 60% होती है। हालांकि यह मात्रा उम्र, लिंग और शरीर के प्रकार से आधार पर थोड़ी अलग हो सकती है, जैसा कि उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की, हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।